11 सितंबर 2025 की सुबह करीब 6 बजे बीजिंग के छाओयांग डिस्ट्रिक्ट में बने सनशाइन अपर ईस्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक आदमी अपने कुत्ते को घुमा रहा था। तभी उसे नीचे जमीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। बिल्डिंग के नीचे जमीन पर हर तरफ खून फैला था और वहीं 37 साल के एक्टर यू मेंगलोंग की बॉडी पड़ी थी। फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यू की मौत हो चुकी थी। ऊपर बिल्डिंग की किसी मंजिल पर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 27वीं मंजिल, कुछ 5वीं। एक खिड़की टूटी हुई थी और वो खुली पड़ी थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उन्होंने कहा, यह एक एक्सीडेंट है, यू ने शराब पी रखी थी, गलत फैसला किया, बस हादसा हो गया, मामला बंद। और सच में पुलिस ने उसी दिन केस बंद कर दिया। सिर्फ 12 घंटे में इन्वेस्टिगेशन खत्म। लेकिन लाखों लोग इंटरनेट पर इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके बाद जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। यू की मौत से पहले के कुछ दिनों में उसने अपनी मां को कई परेशान करने वाले मैसेज भेजे थे। वो मैसेज अब ऑनलाइन फैल चुके हैं और उन बातों से साफ झलकता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। एक मैसेज में यू ने लिखा था, हाँ माँ, जो पैसे वो भेजते हैं मैं उन्हें देखकर उल्टी करना चाहता हूँ। वो पैसे गंदे हैं माँ, बहुत गंदे। मैं मजाक नहीं कर रहा, नशे में भी नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। वो लोग मुझे मार सकते हैं। ये कोई आम डर नहीं था, उसे सच में अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। फिर अपनी मौत से कुछ घंटे पहले यू ने आखिरी मैसेज भेजा, माँ अब मुझे अलविदा कहना होगा, वो लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। उसके बाद सब खामोश हो गया। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। केस में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में कुछ बातें बदल भी सकती हैं। मैं यहाँ किसी पर सीधा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरा मकसद बस इतना है कि अब तक जो सामने आया है उसे समझा जाए और देखा जाए कि कहाँ चीजें आपस में नहीं मिलती। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको यू के मैसेज के बारे में बताया, अब कहानी थोड़ी और उलझन भरी हो जाती है। यू ने कभी सीधे नहीं बताया कि वो लोग कौन थे। उसने ये भी नहीं बताया कि पैसे किस लिए थे या ये पैसे कहाँ से आ रहे थे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ थी, वो किसी चीज या किसी इंसान से बहुत डर रहा था। और जो भी था उसमें पैसे जुड़े थे जिन्हें उसने गंदे पैसे कहा, और लोग थे जिन्हें उसने अपने जान के लिए खतरा माना। इस केस ने लोगों को इतना अफेक्ट क्यों किया, इसे समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि यू मेंगलोंग कौन थे। यू किसी शोहरत या अमीरी में जन्मे नहीं थे। उनका जन्म 15 जून 1988 को उरुमची, चीन के पश्चिमी हिस्से सिनजियांग में हुआ था। वो एक साधारण लेकिन मदद करने वाले परिवार में बड़े हुए। उनकी मां संगीत की टीचर थी, जिन्होंने उनके टैलेंट को बचपन में ही निखारा, पियानो सिखाया और गाने के लिए उत्साहित किया। उनके पिता फिटनेस कोच थे, जिन्होंने उन्हें डिसिप्लिन और मेहनत सिखाया। यू ने अपनी पहचान रियलिटी शो और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स के जरिए बनाई। 2007 में उन्होंने माई शो माई स्टाइल में हिस्सा लिया। 2013 में वो हैप्पी बॉयज प्रतियोगिता में पहुंचे और टॉप 10 में जगह बनाई। और उसी दौर में यू की दोस्ती हुआ चुनियू से हुई। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोस्ती बाद में किस अंजाम तक जाएगा। और इसी के बाद यू ने 2011 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। लेकिन सफलता रातों रात नहीं आई। धीरे धीरे एक एक रोल करके उसने अपनी जगह बनाई। हर किरदार में उसने इतनी गहराई और भावनाएं भरी कि लोग उसे नोटिस करने लगे। 2015 में गो प्रिंसेस गो में 9वें राजकुमार का किरदार निभाकर उसने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। फिर आया 2017 का साल, इटर्नल लव। यांगमी के साथ यू ने अपनी काबिलियत का नया मुकाम हासिल किया। इसके बाद 2019 में द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक और द लव लास्ट्स टू माइंड्स जैसी सीरीज में काम किया। लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो हमेशा यही कहते थे कि यू के पास शोहरत और पैसे होने के बावजूद वो बहुत हम्बल था, शांत रहने वाला और अपनी निजी जिंदगी को कभी पब्लिक में आने नहीं देता था। वो कंट्रोवर्सीज और झूठ मूठ के दिखावों से दूर रहना पसंद करता था। उसके 2 कुत्ते थे, फुली और होतुई, जिन्हें वो अपने परिवार जैसा मानता था। मौत से कुछ महीने पहले यू बेहद बिजी था। पिछले 6 महीने उसने सेट पर बिताए,
जून के आखिर में जर्नी टू द एंड ऑफ द नाइट नाम की फैंटेसी ड्रामा की शूटिंग पूरी की। 2 फिल्में भी रिलीज के इंतजार में थीं, द फेटेड जनरल और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। सब कुछ सही चल रहा था। 10 सितंबर की रात, मौत से ठीक एक दिन पहले, यू अपने दोस्त के अपार्टमेंट में एक प्राइवेट पार्टी में गया, सनशाइन अपर ईस्ट कॉम्प्लेक्स में। वहां करीब 12 लोग थे, कुछ रिपोर्ट्स में 16 तक कहा गया। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। दोस्त हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई चिंता नहीं। लेकिन जो वहां थे उन्होंने बाद में बताया कि यू कुछ अलग लग रहा था, तनाव में, थोड़ा अलग खड़ा, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों पर हो। वो कभी ज्यादा शराब नहीं पीता था, क्योंकि उसे शराब जल्दी असर करती थी, और क्योंकि अगले दिन शूटिंग भी थी, किसी को नहीं लगा कि उसने शराब पी होगी। रात में उसने सबको छोड़कर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। क्या कर रहा था, कितनी देर रहा, किसी को पता नहीं। बस इतना पता है, उसने खुद को अलग कर लिया। फिर 11 सितंबर की सुबह करीब 2 बजे उस टेरेस पर कुछ हुआ। गवाहों ने एक चीख सुनी और फिर यू बिल्डिंग से नीचे गिर गया। लेकिन यही कहानी उलझ जाती है। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग बातें कहती हैं। कुछ ऑनलाइन वीडियो में दिखता है कि यू को बीजिंग के बुल्गारी होटल से रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स तक ले जाया गया। कुछ फुटेज में ऐसा दिखाई दिया कि उसे खींचा जा रहा था और वो कमजोर और घायल लग रहा था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि आवाजें सुनाई दी जिसमें कहा जा रहा था कि उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। इन वीडियो को कभी आधिकारिक रूप से वेरीफाई नहीं किया गया, लेकिन ये इतनी तेजी से फैल गए कि चर्चा का हिस्सा बन गए। सुबह 6 बजे उस एक आदमी ने वो भयानक मंजर देखा। पुलिस पहुंची, इमरजेंसी सर्विस ने वही कंफर्म की जो पहले ही साफ था। सुबह के समय तक अधिकारियों ने अपनी कहानी तय कर दी। शराब पीने के कारण दुर्घटना में मौत, और सिर्फ 12 घंटे में केस को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। सिर्फ 12 घंटे। ताइवान के वकील यान रुइकिंग, जिन्होंने बाद में इस केस का सार्वजनिक रूप से विश्लेषण किया, उन्होंने साफ कहा, इतनी जल्दी किसी इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह बंद करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ इस तेजी ने ही कई सवाल खड़े कर दिए। अब बात करते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन में क्या शामिल नहीं था, या कम से कम जनता के सामने क्या नहीं आया। बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज बताया गया कि उपलब्ध नहीं था, या तो काम नहीं कर रहा था या मिटा दिया गया था। ये उस पर निर्भर करता है कि किस रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए। ऑटोप्सी रिपोर्ट जनता को कभी नहीं दिखाई गई। गवाहों के बयान वो भी उपलब्ध नहीं कराए गए। लेकिन इससे भी आगे की बातें हैं। ऑनलाइन खबरों के मुताबिक अस्पताल के स्टाफ ने इमरजेंसी रूम का वीडियो फुटेज लीक कर दिया। लीक हुई जानकारी के मुताबिक यू को अस्पताल 2:58 लाया गया। 3:12 तक उन्हें बचाने की कोशिशें असफल रहीं। वो अस्पताल पहुंचते ही मर चुके थे। 3:20 उनका एजेंसी स्टाफ उनके सामान लेने आया, और 3:45 एक नकाबपोश महिला को कथित तौर पर अस्पताल के बाहर कूड़ेदान में कुछ तलाशते हुए देखा गया। अगर ये सही है तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि किसे कब क्या पता था और असल में उस रात क्या हुआ था। क्योंकि मौत के 5 दिन बाद 16 सितंबर को उनके स्टूडियो ने कथित तौर पर उनकी मां का बयान जारी किया। उसमें कहा गया कि यू शराब पीने के बाद एक्सीडेंटली गिर गए थे। पुलिस ने परिवार को अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे बता दिए थे, और उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों से बचें, और उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि यू की आत्मा को शांति से जाने दिया जाए। फिर 21 सितंबर को बीजिंग म्यूनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की झाओयांग शाखा ने आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट जारी की। उन्होंने दोहराया कि मौत दुर्घटनावश हुई थी, शराब पीने के बाद, और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को रूल आउट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में साइट चेक, फोरेंसिक जांच, इंटरव्यू और वीडियो सर्वेलेंस शामिल था। परिवार को सूचित किया गया और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। स्टूडियो ने तुरंत एक और बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि 3 महिलाओं को इंटरनेट पर झूठी खबर फैलाने के लिए हिरासत में लिया गया है। 29 साल की युवान कथित तौर पर दावा कर रही थी कि यू को बिल्डिंग से लटकाया गया, उनके नाखून खींचकर निकाल दिए गए, और उन्होंने ये भी कहा कि यू के शरीर पर काफी चोटें थीं। 41 साल की जू कथित रूप से ये अफवाह फैला रही थी कि सर्विलांस फुटेज मिटा दिया गया और यू की मां को कंट्रोल किया जा रहा है। और पुलिस के मुताबिक एक और औरत 40 साल की झांग कथित रूप से नकली वीडियो बना रही थी।
पुलिस का मैसेज साफ था, यू की मौत के बारे में अफवाह फैलाना भारी पड़ सकता है। ऑनलाइन रिएक्शन जबरदस्त था। लोग ऑफिशियल कहानी पर भरोसा नहीं कर रहे थे, खासकर उनके आखिरी मैसेज के सार्वजनिक होने के बाद। लोग मांग कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन में पारदर्शिता हो, सवाल उठा रहे थे कि इतनी जल्दी केस क्यों बंद कर दिया गया। हर छोटे बड़े पहलू को चेक कर रहे थे, और जैसे ही ये सवाल उठे, सभी पोस्ट्स धीरे धीरे डिलीट कर दी गई। जो अकाउंट बार बार केस के बारे में पोस्ट कर रहे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, हैशटैग को ब्लॉक या दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर दिए गए। इनफैक्ट इंटरनेट पर लोगों को चुप कराने की कोशिश ने शक और बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिटीशंस लॉन्च हुई, जिसमें विदेशी मीडिया से कवर करने और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएं और उन अफवाहों और अटकलों पर नजर डालें जो इस केस के आसपास घूम रही हैं। साफ कर दूं, ये सिर्फ रूमर्स और एलिगेशंस हैं जो सबसे ज्यादा चीन और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे हैं। इनकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, कोर्ट में इन सब का कोई सबूत नहीं है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस केस की सही तस्वीर समझने के लिए आपको जानना होगा कि लाखों लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। जनता का शक, सेंसर की तेज प्रतिक्रिया और जिन सवालों के जवाब नहीं मिले, ये सब कहानी का हिस्सा है। और अब बात करते हैं उस डिनर पार्टी की। यही वो जगह है जहां कहानी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लोग ऑनलाइन ये पता लगाने लगे कि वहां और कौन कौन था। कुल मिलाकर करीब 16 लोग थे, लेकिन 2 नाम बार बार सामने आए, सिंची और साइजिया। ये नाम क्यों अहम है, इसे समझने के लिए आपको एक और व्यक्ति को जानना होगा। वो पार्टी में नहीं था, लेकिन कथित तौर पर पूरे केस पर असर डालता है। उसका नाम है साई ची। साई ची चीन के सबसे ताकतवर 7 अधिकारियों में से एक है। वो प्रोलिपो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, यानी चीन की असली हुकूमत में शामिल। उनकी जिम्मेदारी क्या है? पूरे देश की सोच, प्रचार और सेंसर। सोचिए, अगर चीन में कोई बड़ी कवर अप करना चाहे, इंटरनेट से सब कुछ मिटा देना चाहे या 12 घंटे में किसी जांच को बंद करना चाहे, तो ये सिर्फ साई ची ही कर सकता है। कहा जाता है कि उस डिनर पार्टी में मौजूद 2 लोग उसके अवैध बेटे हैं। पहला नाम है सिंची। उसे कहते हैं सेकंड जनरेशन रेड, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने और प्रभावशाली परिवार का बच्चा। बताया जाता है कि सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उसने सरकारी नौकरी पाई, जो बिना ताकतवर परिवार के असंभव है। और सबसे अजीब बात, उसके बारे में ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं बची। ये कहानी में इसलिए भी अहम है क्योंकि साई ची कथित रूप से ट्यान्यू मीडिया का असली कंट्रोलर है। वही कंपनी जो 2013 से यू मेंगलोंग का करियर संभाल रही थी। कहा जाता है कि उसने सिर्फ मैनेज नहीं किया, बल्कि यू के फैसले और मौके भी खुद नियंत्रित किए। फैन ग्रुप्स बनाए गए, ऐसे समझौते कराए गए ताकि यू किसी बड़ी मौके को छोड़ न सके। फिर एक और नाम सामने आया, साई जिया। साई जिया एक युवा अभिनेता है, जन्म जून 1996, फुजो, फुजियन में। और टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। साई ची उस समय फुजियन नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रहे थे, 1994 से 1997 तक, यानी वही साल जब साई जिया का जन्म हुआ। और ये सिर्फ संयोग नहीं, उनका सरनेम एक जैसा है। चीन में अक्सर बेटों को, चाहे अवैध ही क्यों ना, पिता का सरनेम दिया जाता है। साई जिया का जन्म नाम पॉलिटिक्स और मिलिट्री से जुड़ा है, जो ताकतवर परिवार का संकेत देता है। लोगों ने उनकी तस्वीरें कंपेयर की और उन्हें अद्भुत समानता दिखी। कई लोगों का कहना है कि टैलेंट तो औसत है, लेकिन फिर भी साई जिया को बड़े एक्टर्स और स्टार्स के बैकिंग से लगातार काम मिलता रहा। सबसे हैरान करने वाली बात, मीडिया ने उसका परिवार या बैकग्राउंड ट्रेस नहीं किया। चीन जैसे देश में जहां हर किसी की घर की रिकॉर्ड होती है, यह रहस्य सिर्फ तब संभव है जब कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति उसकी सुरक्षा कर रहा हो। और सेंसरशिप की बात करें तो चीन में किसी भी चर्चा में जो साई जिया को साई ची से जोड़ती है, उसे मिनटों में हटा दिया जाता है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अब कोई कमेंट नहीं कर सकता। कुछ ऑनलाइन अफवाहों के मुताबिक सिंची और साई जिया दोनों साई ची के अवैध बेटे हैं, अलग अलग माताओं से। कहा जाता है कि सिंची बड़ा होने के कारण राजनीतिक ताकत और पीछे से बिजनेस के काम कंट्रोल करता है, जबकि साई जिया छोटा और मनोरंजन इंडस्ट्री में होने के कारण उस रात सीधे मौजूद था। लेकिन ये पार्टी सिर्फ राजनीतिक लोगों तक ही सीमित नहीं थी। कई मनोरंजन इंडस्ट्री के लोग भी ऑनलाइन लोगों की चर्चा में शामिल हैं। अभिनेत्री सोंग हीरिन
उसी बिल्डिंग में रहती थी जहां यू रहता था। वो पड़ोसी थे। लीक हुई जानकारी के मुताबिक उन्हें अलेजिडली इस तरह की पार्टियों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करने वाला बताया गया। एक अनवेरिफाइड वीडियो में अलेजिडली उन्हें रिकॉर्ड करते हुए देखा गया। थ्योरी ये है कि उन्होंने यू के साथ दोस्ताना संबंध का फायदा उठाकर उसे पार्टी में लाने की कोशिश की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन आरोपों से इनकार किया है और उनके वकील ने धमकी दी है कि जो लोग ये दावा करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभिनेता फैन शिची पर भी कई सवाल खड़े हुए। दावा किया जाता है कि उसने यू को पार्टी में आने के लिए ट्रिक किया और अनवेरिफाइड वीडियो में अलेजिडली उसे पकड़ते, मारते और कार में घसीटते हुए दिखाया गया। यह बताया जाता है कि वो यू से जलते थे। कहा जाता है कि यू की मौत के बाद फैन को अपने करियर में काफी मौके मिल सकते थे, लेकिन अब उसके शो को लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। हालांकि उस पर किसी भी अपराध में आरोप नहीं लगाए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कोई यू को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा। यहीं पर सारी बातें जुड़ती हैं। खबरों में कहा गया कि यू के नाम पर कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन मिले। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों। ये वो कंपनियां नहीं थीं जो यू ने शुरू की हो या चला रहे हो। इन रजिस्ट्रेशन में उसके नाम और फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था और इन कंपनियों का मकसद साफ नहीं था। मतलब पता नहीं चल रहा था कि ये क्या करती थी। कुछ कंपनियों के काम अजीब थे, जैसे हथियार और पटाखे। अब सवाल यह है, एक अभिनेता को हथियार या विस्फोटक वाली कंपनियों में नाम क्यों चाहिए? साफ है, उसे इसकी जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि उसका नाम और पहचान उसके जानकारी या अनुमति के बिना इस्तेमाल हो रही थी। चीन की मनोरंजन इंडस्ट्री में ऐसा नया नहीं है। लंबे समय से देखा गया है कि सेलिब्रिटी के नाम और पहचान का इस्तेमाल ऐसी कंपनियों को सही दिखाने के लिए किया जाता है जो असल में सही तरीके से काम नहीं करती। मतलब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम ले लो, कंपनी उसी नाम से बनाओ और अचानक वो कंपनी भरोसेमंद लगने लगती है। कभी कभी ये सेलिब्रिटी खुद भी नहीं जानते कि उनके नाम का इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा है और शायद यही वजह थी कि यू इतना डर रहा था। यही कारण था कि उसने अपनी मां को लिखा कि पैसा उसे उल्टी जैसा लग रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यू की मौत के बाद उसके पास से एक यूएसबी ड्राइव मिली। इसमें कुछ रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स थे। एक रिकॉर्डिंग में आवाजें सुनाई दी जिसमें कहा गया कि यू का पेट काट दिया जाए। कुछ में उसके लिए कहा गया उसे उगल दे और उसका पेट काट दो। दूसरी रिकॉर्डिंग में उसकी कमजोर आवाज सुनाई दी और किसी ने कहा, डर मत, वो नहीं मरेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर यू को पता था कि वो खतरे में है, अगर उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, तो उसने सबूत सुरक्षित करने के लिए यूएसबी निगल लिया होगा। लोग कहते हैं कि वो सितंबर की पार्टी एक नॉर्मल पार्टी नहीं थी। वहां वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसे फिल्म के ऊपर बात के नाम पर छुपाया गया। यू ने महसूस किया कि उसकी पहचान गलत कामों में इस्तेमाल हो रही है। उसने रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क का सबूत यूएसबी में इकट्ठा किया। उस पार्टी में उसने हिस्सा लेने से मना कर दिया। उसने बाहर निकलने का फैसला किया और उसके पास सबूत थे। अगर यू ये सब उजागर करता तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं खुलता, बल्कि चीन के एक ताकतवर अधिकारी के बेटे भी फंस सकते थे। यह मामला सभी के लिए जेल और साइची के लिए बड़ा राजनीतिक स्कैंडल बन सकता था। इस कहानी के हिसाब से यू एक ऐसा खतरा बन गया जिसे हटाना जरूरी था, और जो लोग इसके पीछे थे उनके पास इतनी ताकत और पहुंच थी कि चीन में साइची के राजनीतिक पहुंच और ताकत की मदद से केस को छुपाया जा सके। यू की मौत से पहले जो आखिरी लाइव स्ट्रीम हुई, उसमें कुछ दर्शकों ने कुछ अजीब देखा। उन्होंने देखा कि उसके हाथों के इशारे मदद मांगने जैसे थे, जिसे 540 सिग्नल कहा जाता है, जो दुनिया भर में खतरे में होने का सिग्नल देता है। इसके अलावा दर्शकों ने देखा कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। स्ट्रीम में उसने कहा कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो इसे एक्सीडेंट मत मानना। वो लोगों को सिग्नल दे रहा था और फिर वो स्ट्रीम अचानक खत्म हो गई, जैसे किसी ने सब रोक दिया हो। इस केस में कई चीजें अचानक गायब हो जाती हैं और ये वीडियो भी उसी तरह हट गया। अगर सच है कि यू ने हाथ के इशारे किए, लोगों को चेतावनी दी, तो इसका मतलब है कि उसे पता था कुछ गलत होने वाला है। वो सबूत छोड़ रहा था, बता रहा था कि वो खतरे में है, बस उस एक तरीके से जो उसके पास बचा था। यू की मौत के बाद उसकी मां बीजिंग आई अंतिम संस्कार की तैयारी करने। उसने अपने बेटे के डर और खतरे वाले मैसेजेस देखे थे। 16 सितंबर को उसका बयान आया। लोगों से कहा गया कि ऑफिशियल कहानी मानो और अटकलें मत लगाओ, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह चुप हो गई। फिर एक और बात,
सनशाइन अपर ईस्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। कहा जाता है कि वहां के कई लोगों को चुप रहने के लिए पैसा दिया गया। एक शख्स ने बताया कि उसे 2 बार पैसा मिला, हर बार लगभग 1 मिलियन युआन। अगर ये कई लोगों को दिया गया तो करोड़ों युआन हुए। एक रेजिडेंट ने बताया कि उसने यू का शरीर देखा और बाद में हजारों युआन दिए गए। उसे स्ट्रिक्टली कहा गया कि कुछ मत बताना। उस रात कोई भारी सामान गिरने की आवाज आई थी, जैसे कुछ ऊपर से गिरा हो, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि एक परिवार सामान फेंक रहा था। दूसरे रेजिडेंट्स को भी धमकियां मिली। दरवाजों पर लाल रंग फेंका गया। पार्क की गई कारों के टायर काट दिए जाते हैं। यह सब उन्हें चुप रहने का इशारा था। यू की मौत के बाद 100 से ज्यादा अपार्टमेंट्स अचानक बिकने के लिए आ गए। लोग वहां से भागना चाहते थे। जब पत्रकारों ने पूछताछ की तो लोग पूरी तरह चुप थे। कोई कुछ नहीं बता रहा था, कोई फुटेज नहीं दिखा रहा था। इस केस में सबसे डरावनी बात थी सबका एक साथ चुप हो जाना। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं देखा। यह चुप्पी इतनी अजीब थी कि लोगों को यकीन होने लगा या तो सभी को पैसे दिए गए हैं या फिर धमकाया गया है। लेकिन हर कोई खामोश नहीं रहा। यू का सबसे करीबी दोस्त हुआ चेन्यू, जिसने उसके साथ हैप्पी बॉयज शो में काम किया था, उसने अपना दुख कुछ अलग तरीके से दिखाया। फोशान के एक म्यूजिक फेस्टिवल में उसने परफॉर्म किया। पीछे की स्क्रीन पर एक सफेद आकृति गिरती हुई दिखाई दी। शीशे के टूटने की आवाजें, रेत घड़ी और बिखरे हुए घड़ी के टुकड़े, और फिर एक हाथ जो उस गिरती हुई आकृति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फैंस समझ गए ये यू के लिए श्रद्धांजलि थी, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। जो भी यू के लिए बोलने की कोशिश करता उसे धमकियां मिलने लगती। एक्टर ली तिनचे, जिसने उस आखिरी डिनर के लोगों से सच बोलने की अपील की थी, उसे भी धमकियां दी गई। हुआ चेन्यू की निजी जानकारी इंटरनेट पर लीक कर दी गई। यू के मेंटर सन डोरोंग, जो ताइवान से थे, उन्होंने जब इंसाफ की मांग की तो उन्हें मौत की गिनती वाले मैसेज मिले। डर के मारे उन्हें खुद बयान जारी करना पड़ा। मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं। संदेश साफ था, अगर किसी ने यू के लिए आवाज उठाई तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उन लोगों के प्रोजेक्ट्स जो उस डिनर में शामिल थे अचानक रुक गए या कैंसिल हो गए। यू के ड्रामा लव्स एम्बिशन के कलाकारों पर भी सवाल उठने लगे। फैंस ने उन सभी लोगों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया जिनका नाम कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ा था। यू के घर के आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गईं। यहां तक कि बुल्गरी होटल, जिसका नाम कुछ रिपोर्ट्स में आया था, उसकी भी साख पर असर पड़ा। लोगों का भरोसा इतना टूट गया कि वो उस जगह के पास जाना भी नहीं चाहते थे जहां से यू का नाम जुड़ा था। और फिर शुरू हुआ कंट्रोल का खेल। इस केस से जुड़ी कोई भी पोस्ट कुछ मिनटों में गायब हो जाती, अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते, हैशटैग ब्लॉक हो जाते। यहां तक कि नेटफ्लिक्स ने भी इटर्नल लव सीरीज के कास्ट लिस्ट से यू का नाम हटा दिया। लोगों को लगा किसी को बहुत जल्दी है उसकी याद तक मिटाने की। सरकार ने कहा यह सब क्लीन नेट 2025 नाम के अभियान का हिस्सा है ताकि अफवाहें न फैलें, लेकिन लोग रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एनक्रिप्टेड ऐप्स जैसे टेलीग्राम और सिग्नल का इस्तेमाल करना शुरू किया। विदेशी फोरम्स पर बातें करने लगे जहां चीनी अधिकारी आसानी से पहुंच नहीं सकते थे। कोडवर्ड बनाए गए ताकि सेंसरशिप सिस्टम को चकमा दिया जा सके, लेकिन हर डिलीट की गई पोस्ट और गायब हुए अकाउंट से लोगों का शक बढ़ता गया। उन्हें लगा जो इतना छिपाया जा रहा है उसमें जरूर कुछ बड़ा राज है। इस कहानी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा। फॉरेन पॉलिसी, बीबीसी चाइनीज और कई अन्य विदेशी मीडिया ने इस पर रिपोर्ट की। एक्सपर्ट्स ने पैटर्न देखा, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी चुप्पी और एक सच जिसे कोई सामने नहीं लाना चाहता था। चीन में कई बार सेलिब्रिटी की मौतें विवादों में रही हैं, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल था पारदर्शिता और जवाबदेही का। जांच जल्दी खत्म होना, एविडेंस गायब होना, गवाहों की चुप्पी और लगातार सेंसरशिप, ये सब सिस्टम पर भरोसा कम करते हैं। अब हमारे पास ज्यादा सवाल है, जवाब कम। कुछ मुख्य सवाल। एक सेलिब्रिटी ने अपनी जान का खतरा अपनी मां को बताया, लेकिन उसकी मौत की जांच सिर्फ 12 घंटे में क्यों खत्म कर दी गई? बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया गया? उसे किससे डर था? उसकी मां सिर्फ एक बयान देने के बाद पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से क्यों गायब हो गई? जो ऑडियो और वीडियो पहले इंटरनेट पर थे, उनका क्या हुआ?
बिल्डिंग के निवासियों को चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे? अगर हाँ, तो किसने? 100 से ज्यादा घर अचानक बेचने क्यों आए? सबसे अहम, कौन सी जानकारी छुपाई जा रही है? ये सवाल जवाब के हकदार हैं। जब पारदर्शिता नहीं होती तो अटकलें फैल जाती हैं, और जब अटकलें सीधे लोगों का नाम लेती हैं तो मासूम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। यू मिंगलोंग की मौत ने बड़े सवाल उठाए। जांच में पारदर्शिता, ताकतवर इंडस्ट्री में सुरक्षा, और जब सरकारी कहानी और एविडेंस मेल नहीं खाते तो कौन जानकारी कंट्रोल करता है? जनता लगातार सवाल कर रही है, भले ही सेंसरशिप और धमकियां हों। लोग चाहते हैं कि मौतें, खासकर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, पूरी और पारदर्शी जांच के साथ सामने आए। पूरा सच शायद कभी सामने ना आए, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि यू मिंगलोंग और उनके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आप इस केस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं हर बार दुनिया भर से अनसुने और चौंकाने वाले केसेस कवर करता हूं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।